एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीति मध्यम वर्ग की लड़की थी जो अत्यंत खूबसूरत और सुशील थी। उसे अपने बालों से बहुत प्रेम होता है और आखिरकार हो भी क्यों ना, उसके बालों की वजह से ही तो वो इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। उसकी माँ कमला और पिता कारीलाल अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे और एक दिन उसके लिए कुश नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ अनारो मजाकिया किस्म की औरत थी। वो दोनों लड़की को देखने के लिए अपने हाथों में मिठाई लेकर उसके घर आते हैं। जी आप लोग आइए, शर्माइए मत, ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक। हाय, अजी हम क्यों शर्माएंगे? हम तो लड़के वाले हैं, हम तो हर चीज मुफ्त में खाएंगे यहाँ। जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहन जी, मैं तो मजाक कर रही थी। जरा अपनी बिटिया को तो बुलाइए जिसको देखने आए हैं यहाँ। जी बस तैयार हो रही थी, आती ही होगी। ये लीजिए, नाम लिया और आ भी गई। अरे वाह वाह, कितनी प्यारी है आपकी बिटिया, कितने मुलायम रेशमी बाल है इसके। वो क्या है ना आंटी जी, मैं अपने बालों की बहुत सेवा करती हूँ, तभी तो इतने अच्छे हैं। चलो अब से तुम हमारी सेवा करना। ये लीजिए बहन जी, आप मिठाई खाइए, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का। इस तरह घर वालों की रजामंदी और खुशी के साथ उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति अपने सभी घर वालों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन उसे सबकी बहुत चिंता भी रहने लगती थी और धीरे धीरे उसके ज्यादा सोचने की वजह से उसके बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन वो इस बात को अनदेखा कर देती है और एक दिन जब शाम को वो कंघी कर रही होती है, तभी उसकी सास उसके टूटे हुए बालों को देख लेती है और वो चौंक कर कहती है, हे भगवान, बहू ये देख तेरे बाल। हाँ माँ जी, पता नहीं क्या हो गया है, आजकल डेली जब भी कंघी करती हूँ बाल ऐसे ही गिरते हैं मेरे। हाय हाय, बोल तो ऐसे रही है जैसे जरा भी बड़ी बात ना हो। अरे अगर ऐसे ही तेरे बाल गिरते रहे ना तो तू गंजी हो जाएगी। मैं तो अपने बालों का इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे बाल गिरते ही जा रहे हैं। मेरी बात मान, तू ना गाय का गोबर लगा ले बालों में, फिर देख तेरा हेयर फॉल ना चुटकियों में गायब हो जाएगा। छी, गोबर कभी नहीं माँ जी, मैं ये सब कभी नहीं करूँगी, कितना बदबूदार होता है वो। ठीक है तो मत लगा और गिराती रहे अपने बालों को, और देख लेना जिस दिन गंजी हो गई ना तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। अपनी सास की इस धमकी से डरकर वो गाय का गोबर ले आती है, लेकिन अपने हाथों से लगा नहीं पाती। इसीलिए अपने पति को वो गोबर लगाने को कहती है, जिसे सुनते ही उसका पति कहता है, हाँ हाँ, मैं इन्हीं कामों के लिए बनाऊँ ना अब तो, है ना? हाँ बेटा, नाक बंद करके लगा दे वरना ये गंजी हो जाएगी। हाँ तो गोबर ही क्यों लगाना है, बालों में तेल भी लगाते हैं, शैम्पू भी लगाते हैं, ये गोबर कौन लगाता है? ये सच में किसी गवार इंसान का आइडिया होगा। हाँ हाँ हो सकता है, वैसे आपको बता दूं कि ये आइडिया माँ जी का है। ओह अच्छा, तो मैं अभी लगा देता हूँ, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, सही आइडिया है, मेरी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। इस तरह उसका पति मुंह बनाते हुए उसके बालों में गोबर लगा देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन ये नुस्खा काम नहीं आता, जिसकी वजह से दोनों सास बहुएं उदास हो जाती हैं। वो आए दिन नए नए उपाय के बारे में सोचने लग जाती हैं। तभी एक दिन घर के पड़ोस में रहने वाली विमला आंटी आती है, जो उन दोनों को परेशान देखकर उनका हाल पूछती है। अरे के बात है, इतनी परेशान क्यों लागो हो दोनों? क्या बताऊं विमला बहन, मेरी बहू के बाल तो ना टूटना बंद ही नहीं हो रहे। इतने घरेलू उपाय कर लिए, मजाल है जो एक भी काम कर जाए। अरे इन बात ताता कुछ ना होवे, मैं बताऊं के करिए तू, यो गोबर लगाने तक कुछ ना होवे। अंडा लगा ले सर में अपने और 2 घंटे धूप में एक टांग पे खड़ी रह,
नो बाल टूटने बंद हो जाएंगे। आंटी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे मेरे बाल झड़ने से रोकना है, कोई तपस्या नहीं करनी। जरा ढंग का उपाय बताओ ना। अनारों की जोर जबरदस्ती से प्रीति अपने बालों में अंडा लगाकर धूप में 2 घंटे खड़ी रहती। उसे 1 हफ्ता हो जाता है ये सब करते हुए, जिसकी वजह से एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर को सारी बात पता चलती है और डॉक्टर प्रीति का इलाज करने के बाद उन सभी को डांटना शुरू कर देते हैं। आप सभी का दिमाग ठिकाने पर है ना? ऐसा कौन करता है? इस तरह बाल झड़ना बंद नहीं होंगे माता जी। और आप इनके पति हैं ना, और पढ़े लिखे भी, आपको इतनी सी बात नहीं पता? मेरी कोई सुने तब ना। वैसे डॉक्टर, ये अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ, लेकिन मेरे पास इनके बालों का उपाय है। ये लीजिए तेल और रोजाना इनके सर में लगाइए। क्या सच में डॉक्टर साहब? अगर पता होता कि इसका इलाज डॉक्टर के पास होता है तो हम पहले ही आ जाते। प्रीति को सभी मिलकर अपने घर ले जाते हैं, जहां उसकी सास उसके बालों में रोजाना तेल लगाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद जब वो कंघी करती है तो देखती है कि उसके बाल अभी भी उतने ही गिर रहे हैं और उस तेल का कोई असर नहीं हो रहा, जिसके बारे में वो अपनी सास को बताती है और फिर से दोनों सर पकड़कर बैठ जाती हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो दोनों को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ है अब किसको गोबर लगाना है? अजी, उस डॉक्टर ने ना हमें इतना महंगा हेयर ऑयल दिया लगाने के लिए, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। सच में ठग गए हम तो। हाँ बेटा, इतनी सेवा करी, इतना तेल लगाया, फिर भी असर नहीं हुआ। लगता है बहू के बालों को ना नजर लग गई किसी की। माँ, उसे किसी की नजर नहीं लगी, वो यहाँ आके बहुत ज्यादा सोचने लगी है, इसलिए उसके बाल गिर रहे हैं। अगर ये सोचना कम कर देगी तो बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इसके। क्या? अरे बहू, ये कुछ क्या कह रहा है? मुझे बता, तुझे किस बात की चिंता है? अरे ऐसा भी क्या सोचती है तू? आप लोगों की चिंता करना, आपका ध्यान रखना, रोज खाने में क्या बनना है ये सोचना, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना, अपना फ्यूचर प्लान करना, आपको कैसे खुश रखना है ये सब सोचना, यही सब तो सोचती हूँ मैं। अरे बेटा, तुझे इतनी चिंता करने के लिए किसने कहा है? मैं हूँ खुश है, तू अपनी परेशानी हमारे साथ बांट। ज्यादा सोचने से ही तेरे सर के बाल गिरते जा रहे हैं। माफ कीजिए माँ जी, अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिमाग कम और हाथ ज्यादा चलाऊं। इसके बाद प्रीति ज्यादा सोचना कम कर देती है और दोनों माँ बेटे भी उसके कामों में उसकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो आराम कर पाती थी और अपनी चिंता को दूर कर देती थी। इस तरह धीरे धीरे उसके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। चांदनी एक बहुत ही गुणवान और सुंदर लड़की थी। वो बच्चों को एनजीओ में ट्यूशन दिया करती थी। एक दुर्घटना में उसका एक कान कट गया था, जिसके कारण लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। कोई उसको कनकट्टी या एक कान वाली या फिर एक कान का झुमका कहकर मजाक बनाया करते थे। उसके परिवार में उसके पिता विमलेश और माँ नंदनी रहा करते थे। ऐसे ही एक सुबह चांदनी तैयार होकर एनजीओ जा रही होती है, तभी रास्ते में कुछ लोग संजय नाम के लड़के से उसका फोन छीन रहे होते हैं। लड़का दिखने में काफी स्मार्ट होता है, लेकिन उसके एक पैर में दिक्कत होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता था। तभी वहाँ चांदनी आती है और उन लोगों को डरा धमका कर भगा देती है और उस लड़के से बात करने लगती है। जी आप ठीक तो है ना? और आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम संजय है, और आपका? मैं चांदनी हूँ। जी वैसे थैंक्स, मेरी हेल्प की आपने। जी कोई बात नहीं। अब क्या करें मैडम, मैं ठीक से चल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक बनाते हैं।
जी लोगों का तो काम ही है मजाक बनाना। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। जी ध्यान ना दूं? ये आपके लिए कहना आसान है मैडम, लेकिन ये उनसे पूछो जिस पे ये सब बीतती है, लेकिन आपको ये समझ ही नहीं आएगा। जी आपको क्या लगता है मैंने जो कहा वो ऐसे ही कह दिया? ये देखिए मेरा कान कटा हुआ है ना, जिसके चलते लोग मेरा कितना मजाक बनाते हैं। कोई कनकट्टी कहता है तो कोई एक कान वाली तो कोई बहरी और न जाने क्या क्या। मुझे माफ करना चांदनी, मुझे लगता है इस दुनिया में बस मैं ही परेशान हूँ, लेकिन जीना इसी का नाम है। इसीलिए कहती हूँ कि खुश रहिए और बाकी सबको भी खुश रखिए। अच्छा संजय, मैं अब एनजीओ जा रही हूँ, बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। अच्छा तो फिर कब मिलेंगे? जब तुम कहोगे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। चांदनी और संजय आए दिन मिलना शुरू कर देते हैं और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन संजय चांदनी को फोन करके एक पार्क में मिलने बुलाता है। चांदनी उससे मिलने जाती है। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। क्या बोल रहे हो? हमको तुमसे प्यार है। हाय हाय रे हाय, ये लड़का हाय हाय रे हाय। अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्या बोलना चाहते हो? यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ तुमसे। अरे तो बोल दो ना, आई लव यू। आई लव यू टू संजय। इस तरह दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। मंदिर में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और संजय चांदनी को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है, जहां उसकी माँ सुमित्रा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है, अरे ओ नालायक, अब यही दिन रह गया था क्या देखने को? पता नहीं कहां से कनकट्टी भी आ लाया घर में। माँ दूसरों की कमी दिखती है बस आपको तो। ये भी तो देखो, आपका बेटा ठीक से चल भी तो नहीं पाता, वो नहीं दिखता होगा। पता नहीं कौन से कुल खानदान की है कुलच्छनी, लेकिन किसी को क्या बोलना जब अपना ही सिक्का खोटा हो। माँ अब छोड़ो ना, और अब नई बहू का स्वागत करो बस। सुमित्रा उनकी आरती उतारकर उन्हें घर में आने देती है। वक्त बीतता रहता है। चांदनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी संजय कहता है, वाह क्या टेस्ट है खाने का। यार तुम तो हर काम में परफेक्ट हो। वाह रे मेरे लाल पीले, इतना बड़ा हो गया तू। कभी अपनी माँ की तारीफ तो की नहीं तूने, और कल की आई बीवी के हाथों का खाना इतना अच्छा लगा तुझे। माँ आपकी तो आदत है बात का पतंगड़ बनाने की। संजय तुम चुप रहो ना, वो माँ है, बोलने दीजिए उन्हें। वाह बहुरिया, बहुते बढ़िया। ये ले, मैं तेरे लिए कछु लेकर आई हूँ। क्या माँ जी? झुमका लाई हूँ तेरे लिए, लेकिन तेरे तो एक ही कान है। चल कोई बात नहीं, अब कान एक है तो क्या करें, झुमका तो तू पहनेगी ना। चल एक ही झुमका पहन ले। जी माँ जी। माँ फिर से मिल गया क्या मौका उसका मजाक बनाने का? वक्त बीतता जाता है। सुमित्रा की दो दोस्त शांति और कुसुम उसके घर आते हैं। चांदनी उनके स्वागत के लिए बहुत सारी डिशेस बनाकर उनके सामने सर्व करने लगती है। सभी को उसके हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगता है और सभी उसकी बहुत ही तारीफ करने लगते हैं। ये सब देखकर उसकी सास कहती है, अरे बस खाना ही बनाना आता है महारानी को, जरा उसके कान तो देखो, कनकट्टी है वो। अरे अरे सुमित्रा, ये कैसे बातें कर रही है तू? समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस दिन समय का पहिया घूमा ना, उस दिन देखना, हो सकता है जिस बहू से तू आज नफरत कर रही है ना, कल को तू उसी पर नाज करेगी, नाज। बस बस तू रहने दे, तुझे तो अच्छे से जानती हूँ मैं। तू तो दया की देवी है, इसलिए बक बक करती रहती है। अरे सुमित्रा,
तो क्या हुआ अगर तेरे बहू का एक कान नहीं है? ऊपर वाले ने उसे गुणों से भरकर भेजा है। तू अपनी बहू को ना ताने मत दिया कर, बल्कि उसकी कदर करना सीख। दोनों के इतना ज्यादा समझाने पर भी सुमित्रा को कुछ समझ ही नहीं आता और वो अब भी आए दिन अपनी बहू को ताने देती रहती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास मार्केट से आ रही होती है, जहाँ तेज रफ्तार से आती हुई बाइक उसकी सास को टक्कर मार देती है, तो वो वहीं पर ही खून में लथपथ गिर जाती है। वहाँ से कुछ लोग उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जैसे ही ये खबर चांदनी और संजय को मिलती है, वो तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और उन्हें बताते हैं, जी आपकी माँ के सर से काफ़ी खून बह गया है और हमें बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए और हमारे हॉस्पिटल में ये ब्लड ग्रुप नहीं है और आपको कहीं से भी जल्द से जल्द इस खून का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर आप मेरा ब्लड ले लीजिए ना, मेरा ब्लड बी पॉजिटिव है, पर माँ को कुछ मत होने दीजिए। जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चांदनी अपनी सास को अपना ब्लड देती है और कुछ ही देर बाद उसकी सास को होश आ जाता है। और जब सुमित्रा को ये सारी बातें पता चलती है कि कैसे उसकी बहू ने उसकी जान बचाई, तो उसको अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो चांदनी से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे बहू, मैंने आज तक जो भी किया, जो भी बोला तुझे, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहू। माँ जी आप इतना मत सोचिए, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और आप भला माफी किस चीज के लिए मांग रही हैं? आपने क्या किया है? सही कहा है किसी ने कि हम जैसे होते हैं सामने वाला भी हमें वैसा ही लगता है। माँ जी आप भी ना इतना क्यों सोच रही हैं? मुझे आज तक आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। सभी लोग हॉस्पिटल से वापस घर आते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब उसकी सास उसको अपनी आंखों पर रखने लगती है और एक दिन चांदनी अपनी सास और अपने पति से कहती है, माँ जी मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपने एनजीओ के बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू कर दूं। चांदनी अब खुशी खुशी एनजीओ जाया करती और बच्चों को पढ़ाया करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन चांदनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये गुड न्यूज अपने घर वालों को देती है। सभी उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कुछ ही महीनों बाद चांदनी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उसका परिवार पूरा हो जाता है और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनीशा सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसके परिवार में उसके पिता घुंघरू सिंह और माँ कल्लो देवी रहा करते थे। वैसे तो अनीशा हर काम में निपुण थी, पर उसमें एक बुरी आदत थी, वो ये कि उसे चोरी चुपके सलेटी खाने का शौक था और धीरे धीरे उसका ये शौक उसकी लत बन गई थी। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर, माँ कुछ पैसे दे दो ना। अरे क्या करेगी तू पैसों का? माँ वो मैं घूमने जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। अरे कहीं नहीं जाएगी तू, सारा दिन बस आवारागर्दी करती रहती है और कोई काम नहीं है तुझे? दे दो ना माँ प्लीज। अनीशा बाजार चली जाती है और खूब सारी सलेटियाँ खरीदकर चुपके से घर में ले आती है और अपने बिस्तर के तकिए के अंदर छुपा कर रख देती है। रात को सोते टाइम लेटे लेटे सलेटी खाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन उसके लिए शिवम नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो कि एक अच्छी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर था। उसकी माँ कलावती बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। वो लोग रिश्ता पक्का करने के लिए अनीशा के घर आते हैं। तभी अनीशा हाथों में चाय नाश्ता लिए वहाँ आती है और कलावती के पैर छूती है। हाँ हाँ ठीक है, सदा खुश रहो। आओ बेटा बैठो और बताओ नाम क्या है बेटिया तुम्हारा? जी अनीशा। बेटा खाना वाना बना लेती हो ना, और घर का काम आता तो है? जी हाँ घर का सारा काम कर लेती हूँ मैं।
माँ ने सब सिखाया है मुझे। अरे शिवम बेटा, तू भी कुछ पूछ ले। नहीं माँ, आपने पूछ लिया ना, बस बहुत है। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से अनीशा और शिवम की शादी हो जाती है। अनीशा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, मगर उसकी सलेटी खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। वो अपने ससुराल में भी चुप चुप कर सलेटी खाती रहती थी। वो कभी उनको पानी में भिगोकर खाती, कभी सूखा ही खा लेती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कमरे में छुपकर सलेटी खा रही होती है, तभी उसको शिवम देख लेता है और उससे कहता है, ये क्या खा रही हो तुम? जी वो मैं कुछ नहीं कर रही थी। अरे हाथ आगे करो तुम, मैंने देख लिया तुम क्या खा रही थी। शिवम जी सुनिए तो। तभी अनीशा मुट्ठी में लिए सलेटी वाले हाथों को आगे करती है। ये देख शिवम बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे प्यार से समझाता है। अनीशा क्या है ये सब? जी मैं आपसे कभी नहीं खाऊंगी, पर आप किसी को मत बताना। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन अब रोना तो बंद करो और यह सब खाना भी बंद कर दो। तुम जानती भी हो यह सब कितना नुकसान देती है हमारी बॉडी में। जी मैं समझ गई, अब से पक्का नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, और अगर खाना ही है तो यार कुछ अच्छा खाओ ना, ये मिट्टी क्यों खा रही हो? ऐसे ही समय बीतता जाता है। अनीशा खुद को सलेटी खाने के लिए बहुत रोकती है, पर अपनी लत के चलते वो मजबूर हो जाती है और छुप छुप कर फिर से सलेटी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो रसोई में खाना बनाते हुए सलेटी खा रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और उसे सलेटी खाते हुए पकड़ लेती है। अरे कल मुँहे नास पीटे, घर में खाना कम पड़ गया था क्या जो ये सब खा रही है? अब वो माँ जी मैं खा नहीं रही थी, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। अरे कुछ तो शर्म कर, मेरे मुंह पर झूठ बोल रही है। मैंने तुझे खुद देखा था कि तू कैसे कचर कचर सलेटियाँ खा रही थी। माँ जी आप गलत समझ रही हैं, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं सही समझ रही हूँ, तू ये सब इसीलिए कर रही है ना ताकि कल को तेरा बाप आए तो तू झूठा रो ना रोए कि ससुराल वालों ने तो मुझे खाना ही नहीं दिया, मैं बेचारे ईंट पत्थर ही खाती रह गई। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के बाद अगर तूने इस बला को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखियो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। इतना सब होने पर भी अनीशा की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये गुड न्यूज अपने सभी घर वालों को बताती है। शिवम जी, आई एम प्रेग्नेंट, आप पापा बनने वाले हैं। क्या सच में? ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान अनीशा का सलेटी खाने का मन और भी ज्यादा होता है। वो छुप छुप कर सलेटी खाया करती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और सभी उसको लेकर घर वाले हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, मिस्टर शिवम, आपकी वाइफ की किडनी में 30 mm पथरी बन गई है, जिसकी वजह से अब हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। कुछ देर ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। तब जी देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान इन्होंने बहुत ज्यादा सलेटी खा ली थी, जिसके चलते इनके पेट में पल रहे बच्चे को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए और बच्चा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ। साथ ही इनकी बॉडी में ब्लड की भी बहुत कमी हो गई है, इसीलिए हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। इतना सब कुछ होने के बाद अनीशा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। साथ ही उसे अपनी सलेटी खाने की आदत पर बहुत पछतावा होता है और वो अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपने बच्चे को खो दिया। पर मैं क्या करती माँ जी, मैं अपनी लत के चलते बहुत
मजबूर हो गई थी। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश करी पर मैं नाकामयाब रही। अरे अनीसा बेटी, तू मत रो, इसमें गलती हमारी भी है। जब हमें पता चला था कि तुझे ये सब खाने की आदत है तो हमें भी तेरा इलाज करवाना चाहिए था, तेरा ख्याल रखना चाहिए था, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। तू अकेली इस गलती में शामिल नहीं है, हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। अब जो हुआ सो हुआ बेटा, तू हौसला रख। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। आपने तो हमेशा ही मेरा भला चाहा, मुझे रोका, पर मैं ही पागल थी जो आपकी बात ना समझ सकी। वक्त बीतता जाता है और शिवम और कलावती मिलकर अनीशा का इलाज करवाते हैं। धीरे धीरे उसकी सलेटी खाने की आदत हमेशा के लिए छूट जाती है। वक्त बीतता जाता है और वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार उसकी सास उसका खूब ख्याल रखती है। कुछ ही समय बाद अनीशा एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिखा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसके दोनों गालों पर डिम्पल पड़ते थे और इसके कारण उसके आगे पीछे लड़के मंडराते ही रहते थे। उसके घर में उसकी माँ मधु और पिता अनिल थे। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो जॉब करके अपना सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसे जॉब नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे कब तक सोती रहेगी शिखा? सुबह के 8 बज गए, जल्दी उठकर तैयार हो जा। क्या 8 बज गए? माँ, मैं अभी तैयार होकर आई। तभी शिखा तैयार होकर नीचे आती है तो उसके पापा उससे कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे लिए मेरे बचपन के दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। क्या पापा, फिर से शुरू हो गए आप? मैंने कहा ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने उन्हें हाँ कर दी है। लेकिन आपने बिना मुझसे पूछे हाँ कैसे कर दी पापा? ओह, अब समझी। आप लोगों को लगता है ना कि मेरी जॉब कहीं लगेगी नहीं, इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं ना। देखना, आज तो ना मैं जॉब लेकर ही घर लौटूंगी। तो ठीक है, आज अगर तुम्हें जॉब मिल गई तो हम तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जीने देंगे, और अगर नहीं लगी तो तुझे शादी करनी होगी। ओके, आई एम रेडी। शिखा ये बात मानकर अपने घर से इंटरव्यू देने के लिए निकल जाती है, लेकिन कहीं भी उसकी बात नहीं बन पाती। वो दुखी मन और निराश होकर चौथी कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है और जब वो लिफ्ट में जा रही होती है तो उसके पीछे आगम नाम का एक लड़का भाग कर आता है और लिफ्ट को हाथ देकर रोक लेता है, जिसके कारण उसे काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में उससे कहती है, अरे पागल हो क्या? दूसरी लिफ्ट से नहीं आ सकते क्या यार? माफ करना मोहतरमा, लेकिन मैं भी इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा मेरा। अगर आज मुझे ये जॉब नहीं मिली ना तो मम्मी पापा तो मेरी शादी ही करवा देंगे, और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से होगा मिस्टर। ओह मैडम शांत, घबराइए मत, मिल जाएगी आपको नौकरी। शिखा और आगम दोनों ही अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आगम जल्दी से लिफ्ट से निकल जाता है, वहीं शिखा रिसेप्शनिस्ट से परमिशन लेकर इंटरव्यू लाइन में लग जाती है और जब उसका नंबर आता है वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ इंटरव्यूअर कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो उसे लिफ्ट में मिला था। वो उसे देखकर चौंक जाती है और डरी डरी उसके पास जाती है। तो शिखा, am I right? Hi, I am Agam Dewan. यस सर। Please have a seat. वैसे आप इस जॉब के लिए तो क्वालिफाइड हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने आपको ये जॉब नहीं दी तो आप हमारा तब क्या करेंगी? बताइए। आई एम रियली
सॉरी सर, एक्चुअली उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैं सुबह से काफ़ी जगह इंटरव्यू दे चुकी थी और ये मेरा लास्ट चांस था। अगर ये जॉब भी मुझे नहीं मिलती ना तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा देते, दैट्स वाई। अगम उसके खूबसूरत से गालों में खो जाता है और उसके डिंपल को देखता ही रहता है। हेलो सर, कहाँ खो गए आप? हाँ, वो मैं कह रहा था कि मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया है और आज से ये जॉब आपकी हुई। क्या सच में? वाओ। हाँ ऑफ कोर्स, और कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। शिखा वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है, लेकिन वो पहली बार में ही अगम के दिल में अपनी जगह बना लेती है और वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शिखा का बर्थडे होता है। सब लोग उसे विश करते हैं। तभी अगम वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, हैप्पी बर्थडे शिखा। थैंक यू सो मच सर। तो शाम का क्या प्लान है? अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। चलो आज मेरी तरफ से शाम को डिनर, क्या ख्याल है? श्योर सर, क्यों नहीं। अगम शाम को ठीक 8 बजे तैयार होकर शिखा को लेने उसके घर जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो सामने से शिखा खूबसूरत सी ड्रेस में तैयार होकर बाहर आती है और वो उसकी खूबसूरती को निहारता ही रह जाता है। तब शिखा उसे चुटकी बजाकर होश में लाती है। सर, कहाँ खो गए आप? इतना कहकर वो दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं और डिनर करते वक्त एक दूसरे से बात करते हैं। तो शिखा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल पढ़ाई और जिम्मेदारियों के चलते कभी टाइम ही नहीं मिला इन सब के लिए। वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? थी एक लड़की कुछ महीने पहले जिसे मैं बहुत पसंद करता था, लेकिन वो मोहतरमा मेरे पैसे और मेरे पावर की वजह से मेरे साथ थी। अच्छा चलिए छोड़िए ये सब। वैसे एक बात कहूँ, जब तुम बोलती हो ना तब बहुत क्यूट लगती हो यार। अरे बस भी कीजिए ना। एक बात कहूँ शिखा? जी सर, कहिए। सर नहीं, सिर्फ अगम। शिखा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तब से। पर सर आप तो मेरे बॉस हैं, बॉयफ्रेंड कैसे बना लूं? थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाओ यार, और तुम बताओ कि तुम अपने दिल से क्या चाहती हो। वो मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। I love you too अगम, इन्ना सारा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। समय बीतता जाता है। अगम और शिखा अपने प्यार को शादी के बंधन में बांधने का फैसला करते हैं और थोड़े ही दिन बाद वो सगाई की अनाउंसमेंट कर देते हैं। सगाई वाले दिन जब वो स्टेज पर एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं, तभी वहाँ अगम की एक्स गर्लफ्रेंड रिया आ जाती है। रुक जाओ अगम, रोक दो ये सगाई। अरे मेरे साथ शादी के झूठे वादे करके तुम किसी और के साथ सगाई कैसे कर सकते हो? अगम, ये कौन है? ये रिया है, मेरी एक्स। और तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बताती हूँ सबको तुम्हारी असलियत। अरे तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही, अपने साथ सबूत लेके आई हूँ कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा है अगम। क्या तुमने सच में इसके साथ ऐसा कुछ किया? शिखा वहाँ से रोते हुए अपने घर चली जाती है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है अगम, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और इस बच्चे को अपना नाम देना होगा। अगम उसकी बात मान जाता है। सब कुछ निपट जाने के बाद अगम शिखा को मनाने उसके घर जाता है। क्या हुआ अगम, अब क्यों आए हो यहाँ? शिखा देखो, मेरी बात सुनो। वो रिया झूठ बोल रही थी यार। क्या वो रिपोर्ट झूठी थी? बोलो। शिखा, तुम तो मेरा यकीन करो, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया यार। शिखा अगम की कोई बात नहीं सुनती और वो वहाँ से निराश होकर चला जाता है और अपने दोस्त की मदद से चुपके से रिया के ब्लड सैंपल्स दोबारा ले लेता है और अपने करीबी डॉक्टर के पास जाकर दोबारा उसकी जांच करवाता है, जिसमें उसे पता चलता है
कि वो बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और का है, जिसके बाद वो रिया का पर्दाफाश कर देता है। और ये सारी बातें जब शिखा को पता चलती है तब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आगम से माफी मांगने उसके पास जाती है। मुझे माफ कर दो अगम, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे मेरे प्यार पर भरोसा करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं शिखा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। वैसे तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ मेरी जान, चलो अब खड़ी हो जाओ। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। साथ ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये डिम्पल वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जिसके दोनों गालों पर डिम्पल पड़ते हो, या फिर एक पर भी? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट कीजिए ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।